नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने प्लान कर लिया कि 1 करोड़ से कम हम भारतीय मुसलमानों को गाज़ा में नहीं भेजने वाले। ये 1 करोड़ से ज़्यादा ही हो सकते हैं। रीज़न क्या है? पैलेस्टीन का जो मंत्री हैं उन्होंने मोदी जी को अप्रोच किया है कि हमें यहाँ पर रिहेबिलिटेशन करना है। पूरे गाज़ा का बाजा बच चुका है, यहाँ पे हमें घर बनाने हैं क्योंकि इसराइल ने कुछ भी छोड़ा नहीं। अब उस घरों को बनाने के लिए आपने ऑलरेडी करोड़ों में घर बना के दे दिए आवास योजना में। उसके लिए हमें एक्सपर्टीज चाहिए, हमें लेबर चाहिए। मोदी जी ने बोला भाई आपको प्लम्बर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, बॉम्ब बनाने वाले डॉक्टर और ये वाले रेजिन प्रोड्यूस करना हो ताकि इसराइलियों को ख़त्म करना हो, और या आपको इसराइल से प्यार कर इसराइल नहीं पैलेस्टीन से प्यार करने वाले आपको कॉकरोच चाहिए। हमारे पास तो 30 करोड़ हैं, आपको हम 1 करोड़ भेज देंगे। आपको लगेगा यार मोदी जी का दिमाग खराब हो गया है। नहीं, ये बड़ा ही एक मास्टर स्ट्रोक है। क्यों? एक तो गंद खड़ा कम होगा बाई 1 करोड़। दूसरा, ये जो लोग हैं यहाँ पे इन्होंने जो रेकी करते रहते हैं हमारे गले काटने के लिए, ऊपर से प्यार भी इनको पैलेस्टीन से है, तो ये वहाँ जाकर अपना प्यार दिखा सकते हैं। और मोदी जी ने मीटिंग फिक्स कर लिया है ये सारा कुछ करने के लिए। आपको लगेगा मैं तंज कस रहा हूँ, नहीं सर, ये बिजनेस है। मोदी जहाँ जाते हैं वो बिजनेस करने ही जाते हैं। मोदी की नज़र है 500 बिलियन डॉलर के धंधे के ऊपर। ये है रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम जो गाज़ा में किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस पैसे इकट्ठा कर रहा है दुनिया भर से कि वहाँ पर घर बनाने हैं, और घर बनाने के लिए कोई और कंपनी आगे आ नहीं रही, कंट्री आगे आ नहीं रही। भारत के पास मुसलमान है, काफिर तो जाएगा नहीं गाज़ा में वहाँ पे घर बनाने के लिए, तो हम यहाँ से यही सारे पंक्चर लगाने वाले जो प्लम्बिंग का काम भी कर लेते हैं इनको भेजेंगे वहाँ पर। जाओ वहाँ पे जाके गाज़ा को आप ठीक करो और वहीं पे रहना, वापस आने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि एक वन वे टिकट हम देके इनको भेजने वाले हैं। दोस्तों, साथ में मोदी जी ने दिसंबर के अंदर मीटिंग फिक्स कर ली है। कहाँ पर? पहले जाएंगे ओमान, उसके बाद जाएंगे जॉर्डन। अब आता हूँ कि बिजनेस की बात कैसे है। ये करोड़ों लोगों को वहाँ भेजकर हम बिजनेस कैसे करने वाले हैं। ये कोई डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, ये मूव है, एक ओपनिंग मूव है भारत के एम्बिशियस प्लान की। एक आपको मालूम है वॉर इकोनॉमी होती है, एक होती है पोस्ट वॉर इकोनॉमी। वॉर इकोनॉमी में अमेरिका ने अपने हथियार बेचने थे, बेच दिए इसराइल को। हमास को भी बेचने थे, वो भी कर लिए। दोनों को लड़ाया, दोनों तरफ अपने अपने हथियार बेच दिए। अब वहाँ पर हो गई है डिस्ट्रक्शन। अब पोस्ट वॉर में क्या होता है, वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन करनी है। अब रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपको पैसे मिलेंगे, और आपको पैसे मिलेंगे, आपके लोग भी वहाँ पे काम करेंगे। तो आप रिहेबिलिटेशन वाला जो काम है उसके अंदर आप अपने फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये हो गया, यानी कि जो बिग बॉयज़, बिग कंट्रीज जो काम करती थी, अब वो काम आपने सोच लिया कि आप करेंगे। वाई शुड? आपको युद्ध के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन युद्ध के बाद तो आप आ सकते हैं। यूक्रेन के अंदर भी यही हाल हो रहा है। इवन कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको जो 500 बिलियन डॉलर के मकान चाहिए, उन्होंने भारत को अप्रोच किया कि यू कम, आपने आवास योजना में मकान बना के दिए हैं, और हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अब सीरिया में, वो अब ऑस्ट्रेलिया में, इवन यूक्रेन में वो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं कंस्ट्रक्शन करने के। वही कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल रहा है गाज़ा के अंदर। अब गाज़ा इंपॉर्टेंट क्यों है? हम उसे रिहेबिलिटेट करना क्यों चाहते हैं? पागल हो गए हैं क्या? नहीं, उसका रीज़न है गाज़ा में पीस होना हमारे लिए ज़रूरी है। मोदी जी इसलिए ओमान और जॉर्डन जा रहे हैं। अब आते हैं कि पूरी कड़ियाँ जुड़ती कैसे हैं। पहली बात, गाज़ा का पीसफुल होना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम आईमैक बना रहे हैं। आईमैक का मतलब है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो सड़क चलेगी, सड़क मतलब कि रूट बनेगा, मुंबई से दुबई या इस यहाँ से वहाँ से जाएगा सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से ऊपर गाज़ा से होते हुए इसराइल, इसराइल से यूरोप तक, उसके बाद हो सकता है कि रशिया तक भी चला जाए। हमने 2023 में इसे अनाउंस किया था जब G20 की समिट हुई थी। इसके अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट होनी है वो 500 बिलियन डॉलर की होनी है। हम उसमें पैसे ज़्यादा नहीं लगा रहे, उसमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं जिनके पास तेल के फ्री के पैसे हैं, वो लगाने वाले हैं। उससे होगा क्या, हमारी जो शिपिंग टाइम है वो 40% कम हो जाएगा, और हमारी कॉस्ट भी 30% कम होगी। दूसरा, हम बाईपास कर देंगे ये जो स्यापे वाले एरिया हैं, जैसे सुएज कनाल है, रेड सी है, हमें उसके अंदर एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है। शिप चलेगी मुंबई से दुबई,
दुबई से माल जाएगा ट्रेन में, ट्रेन चलेगी दुबई से थ्रू सऊदी अरेबिया और वहाँ से जाएगी जॉर्डन, जॉर्डन से हाइफा पोर्ट, वो जो हमारे पास ऑलरेडी है, और हाइफा से यूरोप। बस यही था। लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी गाज़ा। गाज़ा में जब से ये युद्ध शुरू हुआ है अक्टूबर 7, 2023 से, तब से जो आईमैक का प्रोग्राम है वो ठंडे बस्ते पे चला गया। एक भी रुपया उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया ही नहीं, कोई ट्रेन के ट्रैक नहीं लगा, कोई कमिटमेंट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि कोई भी वॉर जोन के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहेगा। इसलिए मोदी जी जब दिसंबर में जा रहे हैं, सबसे पहले वो जा रहे हैं ओमान में। वहाँ पर ऑलरेडी हमारी शिप्स खड़ी हैं, 12 भारतीय शिप्स जो ओमान का पोर्ट है दुकम, उसके अंदर खड़ी हैं। और आपको मालूम है कि हमारा ये फॉरवर्ड बेस है अरेबियन सी के अंदर। मोदी जी वहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं। लेकिन रियल एजेंडा क्या है कि जो सी रूट है उसे सिक्योर कर लिया, उसके बाद लैंड ब्रिज है वो जॉर्डन के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सी को कंफर्म कर लिया, लिंक को पुल के साथ हम जॉर्डन के साथ कर रहे हैं। और आईमैक के अंदर जो ट्रेन चलनी है वो जॉर्डन की सॉइल से चलेगी और जॉर्डन से निकलकर इजराइल जाएगी। लेकिन वो तभी जा सकती है अगर गाज़ा पीसफुल होगा, और गाज़ा में जॉर्डन का और इनका सबका बहुत बड़ा स्टेक भी है। मोदी जी वहाँ मिलेंगे जो किंग अब्दुल्ला है, और किंग अब्दुल्ला की गारंटी है आपको कि आपकी जो रेल लाइंस हैं उसे सिक्योर जॉर्डन का किंग खुद करवाएगा। और इसलिए बोल रहा हूँ ये दोनों की दोनों जो विजिट्स हैं, इसके साथ गाज़ा की रिकंस्ट्रक्शन करना भी ज़रूरी है। क्योंकि मोदी जी का सोचना है कि जब किसी ने हमारा अन्न खा लिया तो हमारे लिए काम करेगा, जब किसी के घर बना के दिए तो हमारा घर तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ये मोदी जी की सोच है। वो वक्त बताएगा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। चलिए, अब आप बोलेंगे यार बांग्लादेश को हमने अन्न दिया, वो तो हमारी भाषा नहीं बोल रहे, और अफगानियों को तो दिया था, तालिबान तो हमारी भाषा बोल रहा है। हो सकता है गाज़ा के जो लोग हैं वहाँ पर, क्योंकि गाज़ा के लोगों में जब हमारे 1 करोड़ जिहादी भारत के वहाँ मिक्स हो जाएंगे, हो सकता है कि उनका दिल थोड़ा सा चेंज हो जाए। बट मुद्दा क्या है कि हम वहाँ पे घर बनाकर जो पैसे मिलने वाले हैं वी आर गोइंग टू टेक इट। सेकेंडली, हम अपने आईमैक को सिक्योर करते जा रहे हैं। इसलिए गाज़ा का पीसफुल होना और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना ये हमारे फ़ायदे की बात है। आईमैक तभी काम करेगा जब गाज़ा स्टेबल होगा। इसलिए मोदी जी स्पेशली जा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने भी बोल दिया कि गाज़ा के अंदर 69% जो बिल्डिंग्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। गाज़ा के अंदर ट्रंप ने भी एक पीस प्लान दिया, वो कभी भी टूट सकता है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखने के लिए गाज़ा का पीसफुल होना ज़रूरी है। उसके लिए घर बनाने ज़रूरी है, क्योंकि पहले भी एक बार डिस्ट्रॉय हुआ था गाज़ा, इन्होंने घर बना के दिए, उन्होंने फिर दोबारा से वही कूड़े का ढेर जो जहाँ पे ये कंफर्टेबल रहते हैं वो बना दिया गाज़ा को। अब आते हैं, भारत ने सपोर्ट कर दिया इस प्लान को, 20 पॉइंट पीस प्लान को भी, और वहाँ की जो रिकंस्ट्रक्शन है उसको भी। अब आते हैं 3 रीज़न कि न्यू दिल्ली में मोदी जी बैठे हुए गाज़ा की रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करना क्यों चाहते हैं। पहला, इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनियां, उनको ये जो इतना बड़ा मार्केट खड़ी हो गई जहाँ पे रोड्स, हॉस्पिटल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, वो सारे कुछ वो हमें मिलेगा, हम क्रिएट करेंगे। दूसरा, 1 करोड़ जिहादी जो भारत से हैं वो सारे वहाँ पे एक्सपोर्ट होंगे, हमारे ऊपर बोझ कम होगा, और ये वहाँ पे जाकर जो भी चाहिए उनको, भाई डॉक्टर चाहिए बॉम्ब बनाने वाला, इंजीनियर चाहिए बॉम्ब फेंकने वाला, रेजिन बनाने वाला, ये सारा कुछ हम भेजने वाले हैं। और झंडा भी जो है भारत में जो गाज़ा के या पैलेस्टीन के झंडे उठाने वाले हैं ये सारे भेजे जाएंगे। दूसरा, जियो पॉलिटिकल बैलेंसिंग भी है। भाई देखिए आप कि हम इजराइल से हथियार खरीदते हैं, लेकिन हम जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ से तेल भी खरीदते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को compete कर रहे हैं। गाज़ा की जब आप रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपने दोनों साइड्स को खुश भी कर दिया। कंस्ट्रक्शन करके हम इजराइल को इसलिए खुश करेंगे कि हमने ये दिखा रहे हैं कि भारत को हमने इजराइल के साथ बाय रोड या बाय रेल हम कनेक्ट कर रहे हैं, और अरब कंट्रीज़ को इसलिए खुश कर दिया कि आप ही के कॉकरोचों को यार घर दे रहे हैं, अब तो खुश हो जाओ। और तीसरा जो सबसे बड़ा है, जो गाज़ा का प्रपोज्ड मेडिटेरेनियन सी पोर्ट है, गाज़ा के अंदर भी एक पोर्ट बनने वाला है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी। जो पोर्ट है वो भी आईमैक के साथ जुड़ने वाला है। इसलिए आपको अगर आईमैक को सिक्योर कर रहे हैं, आपको बिजनेस चाहिए, आपको कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो गाज़ा की रीबिल्डिंग आपके लिए ज़रूरी है। और पैलेस्टीन के जो मंत्री हैं उन्होंने मोदी जी को ऑलरेडी बोल भी दिया कि आप गाज़ा को रिकंस्ट्रक्ट कर दीजिए, हम अल्लाह की
कसम खा के बोलते हैं कि हम आपके आईमैक को कभी टच भी नहीं करेंगे। ये उन्होंने अल्लाह की कसम खा के बोला है। बट गाज़ा का रीबिल्डिंग का मतलब है हमारा प्रोजेक्ट आईमैक वो इंटीग्रेट होगा। अब आप सोचेंगे यार आईमैक को सिक्योर करेंगे कैसे, वो तो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन के बीच में से निकल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको गाज़ा वालों की कसम से मतलब नहीं है। उसके लिए आपको अपनी आर्मी, अपनी नेवी चाहिए। मैंने पहले बोला आपको, हमारी आर्मी नहीं, हमारी नेवी ऑलरेडी उस एरिया में बैठी हुई है 2023 से। वहाँ पर रेड सी हो, गल्फ ऑफ ईडन हो, अरेबियन सी हो, सब में हमारी सी में हमारी शिप्स ऑलरेडी खड़ी हैं। और ओमान हमारी जो शिप्स हैं उसको परमिशन भी देता है। हमने कितनी लाइव्स को बचाया है, हमने कितना कार्गो है जिसे हमने जिहादियों के हाथ में नहीं जाने दिया। और आपको मालूम है कि हमारा सारा ट्रेड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का उस एरिया में से आता है जहाँ पे हाउतीज़ के ड्रोन्स हैं, ईरान के प्रॉक्सी हैं, पायरेट्स हैं। इस सारे में से निकल के हम अपना सामान लेते भी हैं और भेजते भी हैं। इसलिए ओमान के साथ हमने जो किया है, वहाँ पर अपना एक जो दुक्कम पोर्ट है उसके अंदर हमारी शिप्स खड़ी हैं जहाँ पर हम रिफ्यूलिंग भी करते हैं, रिपेयर करते हैं, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स हैं, सब कुछ है। हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं उस एरिया के अंदर। यानी कि हमने अभी आईमैक खड़ा नहीं किया, आईमैक को सिक्योर करने के लिए हमने अपनी नेवी को वहाँ पे ऑलरेडी भेज दिया। हम कोई सिंपल ट्रेड रूट नहीं बना रहे, हम अपने ट्रेड रूट को पहले डिफेंड कर रहे हैं, फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब आप बोलेंगे यार हम इतना आसान है, गाज़ा को तो चाइना सपोर्ट करता है, पाकिस्तान सपोर्ट करता है, इसका क्या करेंगे? कोई भी चीज़ वैक्यूम में नहीं होती। मैं समझता हूँ बात को। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑलरेडी उस एरिया में है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटजी चाइना की थी, जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान में, श्रीलंका में, म्यांमार में, जिबूती में, सब जगह पे उन्होंने पोर्ट्स बनाकर भारत को एनसर्कल करने की कोशिश करी। इसलिए मोदी जी ने आईमैक बनाया है। और आईमैक को करने के लिए, चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए अमेरिका भी हमारा साथ दे रहा है। ये है एक डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज पॉलिसीज़, जहाँ वो डेट ट्रैप में कंट्रीज़ को फंसाता है। मोदी जी का जो ट्रिप है इस बार, जो 2 कंट्रीज़ के अंदर होने वाला है, गाज़ा का जो दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है, चाइना नोज व्हाट मोदी इज़ गोइंग टू डू। इसलिए उनकी नज़र चाइना की, ये जो न्यूज़ दे रहा हूँ आपको मैं, ये मैं इंडियन मीडिया से नहीं निकाला, ये मुझे चाइनीज़ मीडिया ने बताया मुझे कि मोदी जी गल्फ़ के टूर के ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि अगर आईमैक सक्सीड हो गया तो जो चाइना की मोनोपोली है सीपैक के कारण यूरेशिया में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, वो शटर होती है। इसलिए चाइना की नज़र है हमारे इस ट्रिप के ऊपर। एक ट्रिप जहाँ पर हम गाज़ा के रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम आईमैक को शुरू करने की बातें बोल रहे हैं, ये चाइना नज़र रख के बैठा हुआ है। लेकिन इसके पीछे रिस्क क्या है वो भी बात कर लेते हैं। रिस्क ये है कि जो सीज़ फायर है गाज़ा के अंदर वो बहुत फ्रेजाइल है। अभी भी इजराइल वहाँ पे बॉम्बिंग करता जा रहा है। हमास के जानवर अभी भी खुलेआम धमकियाँ देते फिर रहे हैं। एक मेजर इंसिडेंट वहाँ पर कभी भी हो सकता है। ये रिस्क फैक्टर है। इसीलिए हम जॉर्डन से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल फिर भी है इनके ऊपर। रीज़न क्या है? पैलेस्टीन के जानवर 40% से ज़्यादा वो जॉर्डन में रहते हैं। जॉर्डन की पॉपुलेशन का 40% तो पैलेस्टीन के लोग हैं। और ये एक बड़ा वॉलेटाइल सिचुएशन है। जॉर्डन ने इनको बचा के रखा हुआ है और इनको कंट्रोल में भी करके रखा हुआ है। दूसरा है ओमान। ओमान बिल्कुल ईरान के साथ में है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास। वहाँ पर भी मिसकैलकुलेशन ना हो जाए, ओमान भी ईरान के साथ बना के रखता है। और ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए उन्होंने भारतीय नेवी को बैठाया है, क्योंकि भारतीय नेवी के ऊपर ईरान को भी ट्रस्ट है, ओमान को भी ट्रस्ट है। वी आर अ ब्रिज बिटवीन ओमान एंड ईरान ऑल्सो। ये है एक्सटेंडेड हमारे एक तरह से आउटरीच का एक तरीका है। यही मोदी जी की खूबसूरती भी है। आईमैक बिना मोदी के वो नहीं हो सकता था। अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन भी जाएं, आईमैक को कंट्रोल कर लें योगी जी, मेरे हिसाब से वो नहीं कर सकते। वो जिहादियों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो डायनामिक्स हैं उसे वो अभी मुझे नहीं लगता कि ही इज़ प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये है मोदी वहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर इतने रिस्क के एरिया में भी मोदी जी ने कैसे नेविगेट कर हमास को भी खुश कर दिया, ओमान जॉर्डन को भी कर दिया, ईरान को भी कर दिया। सऊदी हमेशा हमारे साथ ही था, इजराइल हमारे साथ था। आईमैक शुरू हो सकता है। ये है इकोनॉमिक प्राइस, क्योंकि अगर ये चल गया तो जो हमारा ट्रेड है मिडिल ईस्ट के साथ,
अंडर सेपा एग्रीमेंट, सेपा नहीं सिपा, CEPA, वो और बढ़ जाएगा। 685 करोड़ का है, 85 बिलियन डॉलर्स का है, ये बढ़ने की उम्मीद है। सऊदी अरेबिया ऑलरेडी हमारा टॉप ऑयल सप्लायर है। दोस्तों, हमारे जो 85 लाख इंडियंस गल्फ के अंदर काम करते हैं, उनके कारण 100 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंस आती है हमारे कंट्री में। और अगर आईमैक शुरू हो गया तो ये 85 जो लाख इंडियंस हैं जो काम कर रहे हैं, इसमें आप 1 करोड़ और जोड़ दीजिए जो मोदी जी एक्सपोर्ट करने वाले हैं गाज़ा में। तो जो आईमैक के अंदर, आईमैक के बाद जो हमारी रेमिटेंसेस 100 बिलियन की हैं, ये भी मल्टीप्लाई करने वाली हैं। हमारे गुड्स और तेज़ी से जाएंगे, हमारी कॉस्ट और कम होगी, हमारे जो सिक्योरिटी है एनर्जी की वो सिक्योर होती है परमानेंटली, और यूरोप को एक रिलायबल ऑल्टरनेट मिलेगा टू चाइना। और इसलिए मोदी जी ये मीटिंग करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। दिसंबर की मीटिंग मोदी की बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे कुछ पेपर साइन नहीं होंगे, सिर्फ वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होंगी जो अगले 20 साल 30 साल के लिए वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए। कौन कर सकता है इतने लेवल पे काम? अमेरिकन कंपनीज़ के पास ना तो हैसियत है, ना टाइम है, और ना पैसे रहे उनके पास, बचाओं के पास। बेट सिंपल है कि अब भारत को मिडिल ईस्ट के अंदर जो पीस प्रोसेस है उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड वी आर गोइंग टू बी अ ब्रिज बिटवीन भारत, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। ये है रिस्क को कैसे कवर किया है, गाज़ा को कोलैप्स होने से कैसे बचाया है, और 500 बिलियन डॉलर का धंधा कैसे पकड़ना है, ये कोई गुजराती भाषा सीखे जिसमें हमारा एक भी रुपया लग नहीं रहा। क्वेश्चन एक ही है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मिडल ईस्ट के अंदर क्या स्टेबिलिटी अब आ जाएगी, जिसके ऊपर भारत बैटिंग लगा रहा है, जुआ खेल रहा है। ये कैलकुलेटिव जुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम, मोदी को मालूम है, या दिस इज़ गोइंग टू वर्क। भाई बल्ले बल्ले है, भारत के 1 करोड़ जिहादी यहाँ से निकल जाएंगे, गाज़ा को अपने प्यारे जिहादी मिल जाएंगे जिनके थ्रू वो जो भी बनवाना चाहते हैं वो बना लेंगे, और हमारा आईमैक शुरू हो सकता है। अभी शुरू हुआ नहीं है, एंड आई एम बैटिंग ऑन दिस कि जिस दिन आईमैक शुरू होगा, मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, चाइना का डाउनफॉल जिस दिन हमने सिर्फ शुरू कर दिया, पहला ट्रैक का जो पहला 1 मीटर का भी ट्रैक डाल दिया, चाइना का डाउनफॉल उसी दिन शुरू हो जाएगा। इसलिए गाज़ा का पीसफुल रहना हमारे फ़ायदे की बात है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।